इन्निस की नाम का ये बूढ़ा आदमी जब पार्क में घूमने जा रहा था तो आसमान से एक म्यूटेराइट आकर गिर गया। उसकी तबाही से वो एकदम बेहोश हो गया था। सुबह होने पर जब वो अपने घर के अंदर आया तो खाना खाने के बाद उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अपने रूम में आते ही पता चला उसके हाथ से धुएं निकल रहे हैं और उसे जरा सा टच करने पर पता चला उसका हाथ एक डेंजरस वेपन में कन्वर्ट हो गया है। यह वेपन पृथ्वी पर तो बिल्कुल नहीं पाया जाता। उसने जब अपने चेहरे को अच्छी तरीके से छुआ तो उसका चेहरा बाहर आ जाता है और उसके अंदर एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कुछ सिस्टम्स लगे हुए थे। ये सब आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा था उसे नहीं समझता। उसके बॉडी के हर एक पार्ट एडवांस और एकदम फ्यूचरिस्टिक वेपन में कन्वर्ट हो गए थे। अब वो इनका क्या करे उसे कुछ समझता ही नहीं। तभी उसकी बेटी जैनी वहां पर आ जाती है, लेकिन इससे पहले इन्निस्की का बॉडी एकदम नॉर्मल हो गया था। वो अपने घर वाले को इसके बारे में कुछ बताता नहीं क्योंकि कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। अब इन्निस्की तैयार होकर अपनी जॉब पर जाने लगा और यही सोचता है कि ये सब एक सपना था। इन्निस्की की जिंदगी बहुत ज्यादा नॉर्मल चलती थी। वो जॉब पर जाता था, घर आता था और फिर जॉब पर जाता था। उसके बॉस और कई सारे लोग उसे परेशान भी किया करते थे, पर आज तो हद ही हो गई क्योंकि उसे पता चला कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। एक वही था अपने फैमिली मेंबर में जो अपने घर को संभालता था, पर उसके पास अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इन्निसुकी एकदम थका हारा जब अपने ऑफिस से निकलता है तभी वो देख पा रहा था कि एक कबूतर नीचे मरा पड़ा हुआ है। अचानक उसके आंख के सामने कुछ फ्यूचरिस्टिक स्क्रीन्स आ गए जो ये साफ दिखा रहे थे कि पीजन को चोट कहां पर लगी है और उसे ठीक कैसे किया जाएगा। इन्निसुकी पहले तो चौंक गया, लेकिन जैसे ही वो कबूतर को टच करता है तभी उसके बॉडी से कुछ पावर्स पीजन की बॉडी में जाने लगी, जिससे मरा हुआ पक्षी एकदम जिंदा हो गया था। इससे इन्निसुकी एकदम खुश हो जाता है क्योंकि उसने काफी अच्छा काम किया। इतनी खुशी की चीज उसे कभी भी अपनी जॉब करते हुए नहीं हुई। यानी ये सब सपना नहीं था, सच में उसे कुछ रचनात्मक शक्तियां मिल गई है और वो दूसरे को हिल कर सकता है। अचानक अब इन्निसुकी को किसी लेडी के रोने की आवाज आती है जो डॉक्टर से मदद मांग रही थी कि उसके बेटे को बचा लिया जाए। इन्निसुकी के कानों में यह आवाज गूंज रही थी, इसीलिए वो पास ही वाले हॉस्पिटल में चला गया और देखता है कि वही लेडी डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रही है। तुरंत ही इन्निसुकी कमरा ओपन करके अंदर जाता है तो वहां उसका बेटा लेटा हुआ था। वो बहुत बुरी तरीके से कोमा में होता है और बचने के चांसेस उसके कम थे। तो इन्निसुकी ने अपनी पावर इकट्ठा की और उसकी बॉडी को जैसे ही टच किया तो सारे एडवांस सिस्टम ये बता देते हैं कि उस लड़की को प्रॉब्लम क्या है। इन्निसुकी तब तुरंत ही अपनी थोड़ी सी पावर उसके बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और उस बच्चे को कोमा से बाहर निकाल देता है। यानी वो बच्चा एकदम नॉर्मल हो गया था। जब उस लड़के की मॉम कमरे में आती है तो डॉक्टर सभी लोग इन्निसुकी को स्ट्रेंजर समझकर वहां से बाहर निकाल रहे, लेकिन डॉक्टर भी ये देखकर हैरान रह गए कि उस लेडी का बेटा जिंदा हो गया है। ये एकदम चमत्कार से कम नहीं था, पर इन्निसुकी इसमें काफी खुश होता है। वो बिना बताए वहां से सीधा निकल गया। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे जो ये रचनात्मक शक्तियां मिली है वो लोगों की भलाई और उन्हें ठीक करने में मदद करेगा। भले उसके पास अपनी जॉब चली गई है, पर यह काम उसके दिल को काफी अच्छा फील कराता था। अब इन्निसुकी जैसे तैसे अपने घर पर आता है तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, जिस लड़के का नाम चोको था, और वो बार बार यही दोहरा रहा था कि हीरो को किसी भी तरीके से रोकना है, नहीं तो वो तबाही मचा देगा। इन्निसुकी के कान में यही आवाजें गूंज रही थी, इसलिए अपने कुत्ते के साथ सीधा बाहर आता है और अपने बॉडी में कुछ तो चेंजेस करता है। पता चला इन्निसुकी के पीछे वाले हिस्से पर जेट आ गए हैं जो बहुत तेजी से उड़ने लगा था। इन्निसुकी किसी सुपर हीरो से कम नहीं लगता और इतनी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हुए उस पार्क में पहुंच गया। इन्निसुकी अब चोको नाम के उस लड़के से मिलता है जो रोकर ये बोल रहा था कि हीरो को किसी भी हालत में रोकना है। दरअसल हीरो उसका दोस्त है। वो सारी बातें इन्निसुकी को बताने लगा कि कैसे उसका दोस्त हीरो गलत रास्ते पर बढ़ गया है। इसके लिए हमें कुछ दिनों पहले जाना होगा जहाँ पर चोको अपने दोस्त हीरो के साथ था और हीरो की बॉडी में कुछ अलग ही पावर दिखाई दे रही थी। हीरो ने अपने हाथों से गन शेप बनाया और सीधा एक पक्षी को निशाना लगा दिया, जिससे वो पक्षी गिरकर मर जाता है। चोको भी हीरो की पावर देखकर काफी खुश हो गया था और वो पूछने लगा कि ये तुम्हें कहां से मिली, लेकिन हीरो उसे कुछ नहीं कहता। सिर्फ इतना ही नहीं, चोको को बेसमेंट वाले एरिया में लेकर जाकर अपनी और पावर दिखाता है कि वो सारी कार्स को एक साथ कंट्रोल कर ले रहा था। इतना ही नहीं, उसने तो अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाकर 10 मिलियन से भी ज्यादा कर दिया होता। यानी इस पूरी जगह पर सिर्फ एनएससी की ही नहीं बल्कि हीरो को भी ये पावर मिली है। अब धीरे धीरे हीरो की पावर बढ़ती रही और एक दिन जब वो स्कूल में आता है तो चोको को टैकन नाम का एक लड़का परेशान कर रहा था। वो तो हीरो को भी मारने आता है, लेकिन हीरो ने उसका हाथ पकड़कर नीचे फेंक दिया। इनफैक्ट अब तो हीरो ने उसकी तरफ हाथ दिखा दिया था, जिस पर चोको समझ जाता है कि ये तो टेकनन को मार देगा, इसलिए वो उसे पकड़कर पीछे कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता कि हीरो विलन बन जाए। पर अब हीरो को जो पावर मिली थी उसके साथ साथ एक घमंड भी आने लगा था। अब हमें पता चला कि हीरो अपनी मदर के साथ रहता था और उसके फादर ने उसकी मदर को छोड़ दिया होता है। उसने अपनी कहीं दूसरी फैमिली बना ली थी जिनसे मिलने के लिए कभी कभी हीरो जाया करता, लेकिन मन
ही मन वो इतना ज्यादा दुखी फील करता अपनी मदर के लिए कि एक समय पर तो वो अपने फादर को ही मारने जा रहा था, लेकिन उसकी हंसती खेलती फैमिली को देखकर वो रुक गया। अब जब वो बाहर की तरफ निकलता है तो उसके मन में कई सारे सवाल चल रहे थे, इसीलिए वो एक घर के अंदर घुसकर अपना गुस्सा मिटाने के लिए सारे मेंबर्स को मार देता है। घर में कई लोग रहते थे, लेकिन सब खत्म हो जाते हैं हीरो के हाथों। अगले दिन ये न्यूज चारों तरफ फैल गई थी और चोको समझ गया था कि ये काम जरूर हीरो कर सकता है। हीरो तो चोको के लिए कई सारे पैसे भी लेकर आया था, लेकिन चोको ने ये लेने से मना कर दिया। इनफैक्ट वो तो हीरो से अपनी दोस्ती भी तोड़ देता है, क्योंकि वो किसी कातिल के साथ नहीं रह सकता। उसने तो पहले भी हीरो को समझाने की कोशिश की, बट अब वो नहीं समझने वाला। हीरो अब अपनी मदर के साथ जब रास्ते पर चल रहा था तो कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं जिन्हें हीरो से पूछताछ करनी थी। अब हीरो एकदम से डर गया और तुरंत ही वहां से भागने लगा। सारे ऑफिसर्स उसका पीछा करते हैं और एक मोमेंट पर उसे पकड़ ही ले रहे थे, लेकिन हीरो ने अपनी पावर की मदद से सारे ऑफिसर्स को मार दिया। वो अपनी पावर से उड़ जाता है और वहां से फरार हो जाता है। चारों तरफ हीरो के पोस्टर्स लगे हुए थे और यही बोला जा रहा था कि वो सबसे बड़ा क्रिमिनल है, जो भी उसे ढूंढेगा उन्हें इनाम मिलेगा। और इसी वजह से आज यहाँ चोको इन्नीस्की से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज हीरो को रोक दिया जाए। इन्नीस्की तब जाकर एक शॉकिंग चीज बताता है कि जिस रात मेटेरॉइड पृथ्वी पर टकराया था उस समय हीरो भी उसके साइड में बेंच पर बैठा हुआ होता है। यानी जिस तरीके से इन्नेसिको को पावर मिली वैसे ही हीरो को भी पावर मिली है, पर हीरो उनका यूज गलत कामों के लिए कर रहा है। अब चोको समझ गया था कि हीरो और इन्निसिकी के पास सेम पावर है, तो इन्निसिकी चाहे तो उसे हरा सकता है। इन्निस्की ने कहा कि जरूर उसकी कोई वीकनेस होगी। जिस तरीके से इन्निस्की ने पहली बार खाना खाया था और उसके सिस्टम खराब होने लगे थे, तो हो सकता है कि जो सूप उसने पिया है वो उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। इसी वजह से इन्निसिकी ने डिसाइड किया कि वो हीरो को रोकेगा। अगले दिन से चोको इन्निसिकी के साथ मिल जाता है उसे ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि इस तरीके से डायरेक्ट अगर वो हीरो से लड़ने जाएगा तो हीरो उसे आसानी से मार सकता था। इन्निसिकी भी अपने हाथों को बॉटल्स के ऊपर निशाना लगाते हुए प्रैक्टिस करता है। बेचारी की इतनी ज्यादा एज हो गई थी, इसलिए उसका बॉडी अच्छी तरीके से साथ नहीं देती। पहले तो इन्निसिको को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर वो निशाना लगाना सीख गया। लेकिन इन्निस्की ने जैसे ही पानी पिया तो उसकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती और पानी को बाहर निकाल देती है। तब चोको जब नजर मारता है तो यह वो पानी होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट और साल्ट मौजूद थे, जो कि एथलीट पिया करते हैं। और जिस तरीके से इन्निस्की ने सूप पिया था उसमें भी बहुत सारे साल्ट मौजूद थे, यानी कि इसकी बॉडी बिल्कुल भी साल्ट या फिर सोडियम एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। और ये चीज वो हीरो के खिलाफ यूज कर सकता है। हमें अब हीरो दिखाया गया जो शाइन नाम की अपनी स्कूल फ्रेंड्स के पास आया होता है और शाइन उसे अपने घर पे बुलाती है छुपने के लिए। वो कह रही थी कि मेरे घर पे मैं और मेरी दादी रहते हैं, तो शाइन हीरो से साफ कहती है कि वो जितने दिन चाहे उसके घर पर आराम से छिपकर रह सकता है। उसके घर में सिर्फ शाइन और उसकी दादी रहती हैं, इसलिए उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ अब मीडिया का पूरा फोकस हीरो की मां पर आ चुका था। कई इंटरव्यूअर्स उसके घर पहुंचकर लगातार सवालों की बौछार करने लगे। वे उससे पूछ रहे थे कि अगर तुम्हें इतने सालों से पता था कि तुम्हारा बेटा इतने लोगों की जान ले चुका है, तो तुमने कभी पुलिस या किसी और को इसके बारे में बताया क्यों नहीं? लगातार मीडिया के दबाव और लोगों के सवालों से हीरो की मां बुरी तरह टूटने लगी थी। वो इतनी ज्यादा परेशान और डरी हुई थी कि कैमरों के सामने ही रोने लगी। दूसरी तरफ हीरो छिपकर ये सब देख रहा था और अपनी मां की हालत देखकर उसके अंदर गिल्ट और भी बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि उसकी वजह से उसकी मां को इतना कुछ सहना पड़ रहा है। लेकिन हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब अचानक खबर आती है कि हीरो की मां ने सुसाइड कर लिया है। वो लगातार बढ़ते प्रेशर और मीडिया की बदनामी को आखिरकार सह नहीं पाई। ये खबर सुनकर हीरो पूरी तरह टूट जाता है। उसके अंदर गुस्सा, दुख और अपराध बोध सब कुछ एक साथ भर जाता है। वो इंटरनेट पर जाता है और देखता है कि लोग इस पूरी घटना पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। उन्हीं कमेंट्स के बीच एक यूजर बड़े गर्व से लिखता है कि उसने हीरो के घर का एड्रेस रिपोर्टर्स को दिया था। ये पढ़ते ही बाकी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और उसे हीरो की फैमिली के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सही इंसान बताने लगते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हीरो खुद भी ये सारे कमेंट्स देख रहा है। जैसे ही हीरो को उस यूजर के बारे में पता चलता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत उसी आदमी को कॉल करता है जिसने उसका एड्रेस रिपोर्टर्स तक पहुंचाया था। दूसरी तरफ वो लड़का तो उल्टा काफी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि आखिरकार उसे खुद हीरो से बात करने और उसे देखने का मौका मिल रहा है। लेकिन जैसे ही उसके सामने स्क्रीन पर हीरो का चेहरा दिखाई देता है, हीरो बिना किसी देरी के अपनी पावर एक्टिवेट कर देता है। वो अपने हाथ को हथियार में बदलकर इतनी दूर बैठे उस लड़के पर सीधा हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में वो लड़का बुरी तरह घायल होकर तड़पने लगता है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। लेकिन हीरो का गुस्सा यहीं खत्म नहीं होता। अब वो उन सभी लोगों को निशाना बनाने लगता है जिन्होंने उस कमेंट्स पर रिप्लाई किया था या सिर्फ एक स्माइली तक पोस्ट की थी। देखते ही देखते ऑनलाइन कमेंट्स करने वाले लोग एक एक करके उसकी पावर का शिकार होने लगते हैं।
पूरे शहर में अफरा तफरी और डर का माहौल बन जाता है। लोगों को समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि अब लोग अपने फोन को छूने तक से डरने लगते हैं, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं था कि स्क्रीन के दूसरी तरफ से हीरो कब और किसे अपना अगला टारगेट बना देगा। यानी अब हीरो के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, बदला। अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो उन सभी लोगों को सबक सिखाना चाहता था जिन्हें वो अपनी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार मानता था। इसी दौरान हीरो शाइन के घर पर छिपा हुआ था। एक दिन शाइन उसके कमरे में पहुंचती है और वहां का नजारा देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसका ध्यान हीरो के हाथ पर जाता है, जो किसी इंसानी हाथ की तरह नहीं बल्कि एक खतरनाक हाईटेक वेपन में बदल चुका था। शाइन को समझ आ जाता है कि हीरो उससे अब तक बहुत कुछ छिपा रहा था। आखिरकार हीरो उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वो कबूल करता है कि अब तक जितने भी लोगों को उसने मारा है उन सब के पीछे वही है। उसके मुताबिक उसकी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वही लोग जिम्मेदार थे और इसी वजह से उसने उनसे बदला लिया। ये सच सुनकर शाइन के लिए सब कुछ एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को वो जानती है वही इतने लोगों की जान ले चुका है। लेकिन हीरो उसे अपनी पावर का दूसरा रूप दिखाता है। वो शाइन को अपनी गोद में उठाता है और अचानक उसे लेकर आसमान में उड़ने लगता है। इतनी ऊंचाई पर उड़ने का अनुभव शाइन के लिए बिल्कुल नया था। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि हीरो सच में उससे झूठ नहीं बोल रहा था और आखिरकार उसे उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है। उड़ने के बाद दोनों वापस कमरे में लौट आते हैं और शाइन सोने चली जाती है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर एक नया खतरा उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही शाइन पानी पीने के लिए कमरे से बाहर जाती है, वहां पहले से कई कमांडो ऑफिसर्स पहुंच चुके होते हैं। अगले ही पल वे बिना कोई मौका दिए लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी हीरो को खतरे का अंदाजा हो जाता है और वो तुरंत शाइन को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। कमांडो ऑफिसर्स लगातार फायरिंग कर रहे थे और देखते ही देखते पूरा कमरा गोलियों और धमाकों से तबाह हो जाता है। हीरो अपनी पावर एक्टिवेट करता है और अपने शरीर से कई खतरनाक वेपन्स निकालकर ऑफिसर्स पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में वो सभी ऑफिसर्स को खत्म कर देता है। लेकिन इस लड़ाई में पूरा अपार्टमेंट बुरी तरह डैमेज होकर लगभग पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब आखिरकार सब कुछ शांत होता है और धुआं धीरे धीरे हटता है, तब हीरो को जो नजारा दिखाई देता है उसे देखकर वो अंदर से टूट जाता है। शाइन और उसकी ग्रैंड मदर दोनों ही इस हमले में मारी जा चुकी होती है। हीरो तुरंत शाइन के पास जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे ठीक करने की कोशिश करता है। वो पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन शाइन के शरीर में इतनी ज्यादा गोलियां लगी होती है कि इस बार उसकी हीलिंग पावर भी काम नहीं कर पाती। अपनी आंखों के सामने शाइन को खोने के बाद हीरो का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब उसके लिए ये सिर्फ बदला नहीं रह गया था, बल्कि वो सीधे पूरी गवर्नमेंट को अपना दुश्मन मानने लगता है। वो फैसला कर लेता है कि अब वो किसी भी कीमत पर सरकार से बदला लेकर रहेगा और इसके लिए अपनी खतरनाक पावर का पूरा इस्तेमाल करेगा। सुबह होते ही इनिस्की को अंदाजा हो जाता है कि अब मामला काफी सीरियस हो चुका है। वो तुरंत अपनी पूरी फैमिली को एक जगह बुलाकर सख्ती से समझाता है कि आज कोई भी मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप या किसी भी तरह की स्क्रीन को देखने की कोशिश मत करना। इनिस्की बताता है कि हीरो की पावर अब सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं रही, वो स्क्रीन के जरिए भी लोगों को ट्रैक करके उन पर अटैक कर सकता है। यानी अगर कोई इंसान सिर्फ मोबाइल पर हीरो का वीडियो या मैसेज देख रहा है तो वे भी उसका टारगेट बन सकता है। लेकिन फैमिली को उसकी बात थोड़ी अजीब और लगभग अविश्वसनीय लगती है। उन्हें लगता है कि इनिस्की शायद जरूरत से ज्यादा सोच रहा है, इसलिए वे उसकी चेतावनी को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में पूरे शहर की हालत बदलने वाली है। अचानक हीरो अपनी खतरनाक पावर का इस्तेमाल करके पूरे शहर के डिजिटल सिस्टम को हैक कर लेता है। देखते ही देखते टीवी स्क्रीन, मोबाइल फोन और शहर में लगी बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स पर एक ही चेहरा दिखाई देने लगता है, हीरो का। पूरा शहर उसकी लाइव मैसेज से कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद हीरो लोगों के सामने अपनी बात रखता है और साफ साफ कहता है कि उसकी फैमिली को लोगों ने उससे छीन लिया है। उसकी माँ की मौत, शाइन और उसकी ग्रैंड मदर की मौत, इन सभी घटनाओं का जिम्मेदार वो पूरी सोसाइटी और सरकार को मानता है। अब हीरो ऐलान करता है कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक पूरे शहर के लोग उसकी नजर में अपने किए की कीमत नहीं चुका देते। शुरुआत में लोग उसकी धमकी को देखकर हंसने लगते हैं। कुछ लोग उसे सिर्फ एक पागल लड़का समझते हैं और कुछ उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन अगले ही सेकंड सबकी हंसी डर में बदल जाती है। हीरो अपनी पावर एक्टिवेट करता है और अपने हाथ को एक खतरनाक हाईटेक हथियार में बदल देता है। इसके बाद वो उन सभी लोगों को स्क्रीन के जरिए टारगेट करना शुरू कर देता है जो उसकी वीडियो फीड देख रहे होते हैं। लोगों को समझ ही नहीं आता कि आखिर हमला कहां से हो रहा है। जो लोग कुछ सेकंड पहले उसकी बातों का मजाक उड़ा रहे थे, वही अब जान बचाने के लिए अपने फोन और टीवी से दूर भागने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे शहर में पैनिक फैल जाता है। लोग स्क्रीन बंद करने लगते हैं, मोबाइल फेंक देते हैं और अपने घरों से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हीरो अब किसी एक जगह मौजूद नहीं था। उसकी पावर पूरे शहर की स्क्रीन के जरिए लोगों तक पहुंच चुकी थी। अब इनिस्की की सुबह वाली चेतावनी बिल्कुल सही साबित हो चुकी थी और उसके परिवार समेत पूरे शहर को समझ आ गया था कि हीरो अब सिर्फ बदला लेने वाला इंसान नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा दुश्मन बन चुका है जिसे रोकना बेहद मुश्किल था। कुछ ही देर में पूरे शहर में ऐसी अफरा तफरी मच जाती है कि लोगों
लोगों को समझ ही नहीं आता कि आखिर भाग कर जाएं तो जाएं कहां। जैसे ही इन्निसिकी और चोको को इस पूरे हमले के बारे में पता चलता है, दोनों बिना टाइम वेस्ट किए लोगों को बचाने के मिशन में लग जाते हैं। इन्निसिकी तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके शहर की स्क्रीन पर चल रहे हीरो के वीडियो को हटाने की कोशिश करता है। वो हीरो की तस्वीर और उसकी लाइव फीड को हटा के उसकी जगह अलग अलग न्यूज एंकर के वीडियो चलाने लगता है। उसका प्लान काफी सिंपल था, अगर स्क्रीन पर हीरो दिखाई ही नहीं देगा तो शायद वो लोगों को टारगेट नहीं कर पाएगा। कुछ समय के लिए ये ट्रिक काम भी करती है और लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन हीरो भी कोई मामूली दुश्मन नहीं था। वो तुरंत समझ जाता है कि कोई उसकी पावर को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। वो उसी न्यूज एंकर को भी अपना टारगेट बना लेता है और स्क्रीन के जरिए उसे शूट कर देता है, और स्क्रीन के बाद वो फिर से स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है और लोगों पर हमला शुरू कर देता है। इन्निसिकी को समझ आ जाता है कि सिर्फ स्क्रीन बदलने से हीरो को रोकना आसान नहीं होगा। तभी उसके दिमाग में एक नया और काफी रिस्की आइडिया आता है। वो स्क्रीन पर हीरो के दोस्त चोको को लाइव दिखा देता है। जैसे ही हीरो की नजर चोको पर पड़ती है, वो अचानक हमला करना बंद कर देता है। आखिरकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ जाती है। वो अपने दोस्त चोको को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इन्निसिकी तुरंत समझ जाता है कि हीरो के अंदर अभी भी इंसानियत और अपने करीबी लोगों के लिए भावनाएं बाकी है। लेकिन इसी पल हीरो को भी समझ आ जाता है कि कोई उसकी पावर को चुनौती दे रहा है और उसके खिलाफ चाल चल रहा है। गुस्से में वो अपने शरीर के अंदर से एक के बाद एक खतरनाक वेपन्स बाहर निकालता है और बड़ी बड़ी मिसाइल्स फायर करना शुरू कर देता है। ये मिसाइल्स सीधे उन विशाल डिजिटल स्क्रीन को निशाना बनाती है जिन्हें शहर के लोग देख रहे होते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरे शहर में जोरदार धमाकों की आवाज गूंजने लगती है। जगह जगह स्क्रीन टूटकर गिरने लगती है, बिल्डिंग्स हिलने लगती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कई लोग धमाकों की वजह से गिर जाते हैं और पूरे शहर में एकदम कियोस क्रिएट हो जाता है। इन्निसिकी अब सिर्फ बैठकर यह सब होते हुए नहीं देख सकता था। उसे पता था कि अगर हीरो को तुरंत नहीं रोका गया तो हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और तेजी से हवा में उड़ते हुए सीधे हीरो के पास पहुंच जाता है। उसके सामने पहुंचकर इन्निसिकी अपनी गन हीरो की तरफ पॉइंट करता है और साफ शब्दों में उसे चेतावनी देता है कि अब ये तबाही तुरंत रोकनी होगी, वरना वह खुद उसे खत्म करने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन हीरो के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि इस लड़ाई का रिजल्ट उसके ही फेवर में आने वाला है। इसके बाद इन्निसिकी बिना टाइम वेस्ट किए पहला अटैक करता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके हीरो पर जोरदार हमला करता है, जिससे हीरो पीछे की तरफ जाकर गिर जाता है। लेकिन हीरो भी तुरंत संभल जाता है और अपनी पावर एक्टिवेट कर देता है। देखते ही देखते दोनों हवा में उड़ने लगते हैं और आसमान में ही एक दूसरे पर अटैक शुरू कर देते हैं। हीरो को अपनी उड़ने की पावर पर पहले से काफी कंट्रोल था, इसलिए वो हवा में तेजी से मूव कर रहा था और आसानी से इन्निसिकी पर हमला कर रहा था। दूसरी तरफ इन्निसिकी के लिए ये सब बिल्कुल नया था। उसने अपनी उड़ने की पावर को अभी तक ठीक से एक्सप्लोर ही नहीं किया था, इसलिए वो हवा में बैलेंस बनाने और अपनी स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश करता हुआ किसी तरह हीरो का सामना कर रहा था। अभी अचानक उसे अपनी बेटी और बाकी फैमिली के बारे में पता चलता है कि वे भी इस पूरे हमले के बीच मुसीबत में फंसे हुए हैं। इन्निसिकी बिना किसी देरी के उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां एक रिपोर्टर्स का हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है। हीरो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस हेलीकॉप्टर को कंट्रोल में ले लेता है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगता है। हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद कैमरामैन और बाकी क्रू मेंबर्स बुरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर तेजी से कंट्रोल खो रहा होता है और किसी भी पल नीचे गिर सकता था। कई लोग हेलीकॉप्टर से बाहर गिरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। इन्निसिकी तुरंत उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हीरो लगातार हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करके उन लोगों को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। इन्निसिकी किसी तरह कुछ लोगों को सुरक्षित बचा लेता है, लेकिन हेलीकॉप्टर का पायलट कंट्रोल नहीं संभाल पाता और आखिरकार हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग से जा टकराता है। जोरदार टक्कर के बाद इन्निसिकी भी पायलट के साथ बिल्डिंग में जा गिरता है। चारों तरफ धुआं और मलबा फैल जाता है, लेकिन इन्निसिकी किसी तरह खुद को संभालता है और वह मौजूद एक कैमरामैन को भी सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। वो उसे तुरंत वहां से भाग जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि हीरो अभी भी आसपास है और किसी भी पल दोबारा हमला कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि कैमरामैन वहां से निकल पाता, हीरो उसे तुरंत टारगेट करके शूट कर देता है। ये देखकर इन्निसिकी को समझ आ जाता है कि अब हीरो पूरी तरह अपना कंट्रोल खो चुका है। उसे किसी की जान की कोई परवाह नहीं है और उसके सामने आने वाला हर इंसान उसके लिए सिर्फ एक टारगेट बन चुका है। इसके बाद हीरो इन्निसिकी को भी अपनी तरफ आने और अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है। वो जैसे कुछ हुआ ही नहीं आराम से एक वाटर बोतल उठाकर पानी पीने लगता है, लेकिन इन्निसिकी की नजर उस पानी की बोतल पर टिक जाती है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इन्निसिकी बिना कोई रिस्क लिए पहले हीरो के हाथ में मौजूद पानी की बोतल को शूट करके गिरा देता है। इसके बाद वो तुरंत उसके पास दूसरी पानी की बोतल फेंकता है, लेकिन यह कोई नॉर्मल पानी नहीं था। इसमें वही सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद थे जिनका जिक्र चोको ने पहले किया था। हीरो बिना ज्यादा सोचे उस पानी को
पी लेता है। जैसे ही पानी उसके शरीर के अंदर जाता है, कुछ ही सेकंड में उसकी बॉडी में अजीब और खतरनाक बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसका पूरा सिस्टम जैसे अचानक ग्लिच करने लगता है और वो काफी वीक महसूस करने लगता है। इन्निस की समझ जाता है कि उसका प्लान काम कर रहा है, लेकिन हीरो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कमजोरी के बावजूद वो तुरंत इन्निस्की पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तेजी से आसमान की तरफ उड़ने लगते हैं। देखते ही देखते वे इतनी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि धरती काफी नीचे दिखाई देने लगती है और दोनों स्पेस के करीब पहुंच जाते हैं। हीरो लगातार इन्निस्की पर एक के बाद एक खतरनाक हमले करता रहता है, लेकिन इन्निस्की अब उसके अटैक्स को समझ चुका था और किसी तरह हर वार से बच निकलता है। इसी बीच सोडियम वाले पानी का असर और ज्यादा बढ़ने लगता है। हीरो की पूरी बॉडी का हाईटेक सिस्टम धीरे धीरे खराब होने लगता है और उसके शरीर के पार्ट्स उसका साथ देना बंद कर देते हैं। उसकी पावर कमजोर पड़ने लगती है और वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है। इन्निस्की को यही सही मौका नजर आता है। वो तुरंत अपने शरीर से खतरनाक हथियार बाहर निकालता है और सीधे हीरो पर फायर कर देता है। जोरदार धमाके के साथ हीरो को जबरदस्त झटका लगता है और दोनों ही आसमान से तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। अब देखना यह था कि इस खतरनाक फाइट के बाद आखिर कौन जिंदा बचता है। जोरदार धमाके के बाद दोनों आसमान से नीचे गिरते हैं। नीचे पहुंचते ही इन्निस्की को सबसे पहले अपनी बेटी की चिंता होती है। बिल्डिंग के गिरने और चारों तरफ मची तबाही की वजह से उसकी बेटी बेहोश होकर मलबे के बीच पड़ी होती है। इन्निस्की तुरंत उसके पास पहुंचता है और किसी तरह उसे उठाकर अपने पास ले आता है। वो अपनी बची हुई पावर का थोड़ा सा हिस्सा उसकी बॉडी में ट्रांसफर करता है। कुछ ही सेकंड बाद उसकी बेटी दोबारा सांस लेने लगती है, जिससे इन्निस्की को थोड़ी राहत मिलती है। अब वो पूरी तरह फोकस करके अपनी हीलिंग पावर से उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक और बड़ा झटका लगता है। हीरो अभी तक जिंदा था और वो दोबारा इन्निस्की के सामने आ चुका था। इतनी ऊंचाई से गिरने और इतना बड़ा हमला झेलने के बाद भी उसकी पावर पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अब उसका पूरा फोकस सिर्फ इन्निस्की की बेटी पर था। वो किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना चाहता था। इन्निस्की अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है और हीरो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो की ताकत के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। हीरो लगातार हमला करता रहता है और आखिरकार इन्निस्की की बेटी को भी गोली मार देता है। इन्निस्की तुरंत उसे बचाने और अपनी हीलिंग पावर से उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो उसे एक पल की भी राहत नहीं देता। वो इन्निस्की को बार बार उठाकर जोर से जमीन पर पटकने लगता है और लगातार हमला करता रहता है। दूसरी तरफ उसकी बेटी भी गंभीर हालत में पड़ी होती है और हीरो उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। इन्निस्की अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद अपनी बेटी को सुरक्षित करने और हीरो को रोकने के बीच फंस जाता है। अब हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि इन्निस्की पूरी तरह टूट चुका था। अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को खतरे में देखकर वह हीरो के सामने गिड़गिड़ाने और उसकी जान की भीख मांगने लगता है। वो बार बार हीरो से कहता है कि उसकी बेटी को छोड़ दे, लेकिन हीरो के अंदर अब जरा भी दया या इंसानियत बाकी नहीं बची थी। वो अपने गुस्से और बदले की आग में इतना डूब चुका था कि उसे किसी की जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। इसके बाद हीरो इन्निस्की पर और भी बेरहमी से हमला करता है और लोहे की भारी रॉड से उसके सिर पर लगातार कई वार करता है। इन्निस्की बुरी तरह घायल हो जाता है और जमीन पर गिरने की हालत में पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी बेटी को बचाने पर होता है। तभी हीरो एक ऐसा कदम उठाता है जिसे देखकर इन्निस्की के होश उड़ जाते हैं। वो उसकी बेटी को बिल्डिंग के किनारे से नीचे धकेल देता है। बेटी को हवा में गिरते हुए देखते ही इन्निस्की के अंदर जैसे कुछ टूट जाता है। अभी तक जो पावर वो कंट्रोल करके इस्तेमाल कर रहा था, उसकी सारी लिमिट्स अचानक टूट जाती है। उसके शरीर के अंदर मौजूद पूरी ताकत एक साथ अनलॉक हो जाती है। अगले ही पल इन्निस्की इतनी तेज रफ्तार से हीरो की तरफ बढ़ता है कि हीरो को भी समझ नहीं आता कि उसके सामने आखिर हुआ क्या है। हीरो उसे रोकने के लिए पूरी ताकत से अपना हाथ उसकी तरफ मारता है, लेकिन इस बार मामला पूरी तरह उल्टा पड़ जाता है। इन्निस्की की नई अनलॉक हुई पावर के सामने हीरो का हमला बेअसर हो जाता है और उसका हाथ ही बुरी तरह टूट जाता है। इन्निस्की उसे जोरदार धक्का देकर पीछे फेंक देता है और बिना एक सेकंड बर्बाद किए अपनी गिरती हुई बेटी की तरफ तेजी से उड़ जाता है। उसकी बेटी लगातार नीचे गिर रही होती है और समय बेहद कम था, लेकिन आखिरी पल में इन्निस्की उसके पास पहुंच जाता है और जमीन पर गिरने से ठीक पहले उसे पकड़ लेता है। आखिरकार वो अपनी बेटी की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर इन्निस्की को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि हीरो का मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कुछ घंटों बाद पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि हीरो मर चुका है। हर तरफ यही बताया जा रहा था कि वो खतरनाक इंसान आखिरकार खत्म हो गया और अब शहर को उससे कोई खतरा नहीं है। लोगों को लगा कि ये पूरी भयानक कहानी यही खत्म हो गई है। हालांकि कुछ ही देर बाद एक ऐसी बात सामने आती है जो इस पूरी कहानी को फिर से पलट देती। पुलिस और अधिकारियों को हीरो की बॉडी पूरी तरह नहीं मिल पाती। उसके कुछ जरूरी बॉडी पार्ट्स गायब होते हैं, इसलिए मामला थोड़ा संदिग्ध बना रहता है। लेकिन दूसरी तरफ इन्निस्की अब बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुका था। उसे लगता था कि आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया है और अब वो अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल और शांत जिंदगी जी सकता है। वो धीरे धीरे अपनी पुरानी लाइफ में वापस लौटने लगता है।
और अपने परिवार के साथ अच्छे से समय बिताने लगता है। हालांकि उसकी फैमिली में उसकी बेटी अकेली ऐसी थी जिसे असल सच्चाई पता थी कि उसके पिता आखिर हैं क्या और उनके अंदर किस तरह की खतरनाक पावर मौजूद है। सब कुछ नॉर्मल लग ही रहा था कि कहानी के आखिर में हमें एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। पता चलता है कि हीरो अभी भी जिंदा है। वो उस भयानक लड़ाई में पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसके हाथ और चेस्ट वाला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो चुका था, लेकिन फिर भी उसकी जान बच गई थी। अब वो वहां से निकलने की तैयारी कर रहा होता है और जाने से पहले आखिरी बार अपने पुराने दोस्त चोको से मिलने पहुंचता है। ये देखकर साफ हो जाता है कि हीरो की कहानी शायद अभी खत्म नहीं हुई है। हो सकता है कि आगे चलकर वो फिर वापस आए और इन्मिस्की के सामने एक नई जंग शुरू करे, लेकिन फिलहाल के लिए हमारी ये कहानी यही खत्म हो जाती है।